किया तो हम उसको कहते हैं कि हमको क्या एटीट्यूड दिखा रहा है ना। अपना एटीट्यूड अपने पास रख, है आमतौर से यही बोलते ना। उसने नई गाड़ी क्या ले ली, उसको एटीट्यूड आ गया, है ना। उसके थोड़े से मार्क्स क्या ज्यादा आ गए, उसको एटीट्यूड आ गया। यानी एटीट्यूड को हमने क्या किया, नेगेटिव टर्म कर दिया कि ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो जब भी किसी का रूड बिहेवियर होगा, एरोगेंट बिहेवियर होगा, तभी हम कहते हैं कि एटीट्यूड, ठीक है। बट एटीट्यूड इज नॉट अ नेगेटिव टर्म, इट इज अ न्यूट्रल टर्म। न्यूट्रल है। एटीट्यूड कैन बी राइट, एटीट्यूड कैन बी रॉन्ग, एटीट्यूड कैन बी हेल्पफुल एंड एटीट्यूड कैन बी सेल्फिश, ठीक है। एटीट्यूड कैन बी एरोगेंट एंड एटीट्यूड कैन बी काइंड, ठीक है। तो एटीट्यूड एक पानी की तरह है, जो कलर डालोगे उस कलर का हो जाएगा, ठीक है। अब एटीट्यूड पे काम करना क्यों जरूरी है, पहले हम इस पे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आमतौर से हम अपाहिज किसको कहते हैं, हु इज हैंडीकैप, हु इज डिसेबल, हु इज डिसेबल, जिसका एक हाथ नहीं होता है, जिसका एक पैर नहीं होता है, राइट, है ना, या जिसको एक आंख नहीं होती है, ठीक है। यानी किसी इंसान का अगर जिस्म का कोई एक आजा काम नहीं करता है तो हम उसको कहते हैं डिसेबल, ठीक है। बट आई डोंट बिलीव इन दैट। I believe that the greatest disability is the wrong attitude. The greatest disability is wrong attitude. क्योंकि अगर किसी का हाथ नहीं है और एटीट्यूड राइट है, उसका काम नहीं रुकेगा। रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा। किसी का पैर नहीं है बट एटीट्यूड राइट है, उसको जहां जाना है वो पहुंच के रहेगा। किसी की एक आंख नहीं है बट एटीट्यूड राइट है, उसको जो करना है वो करके रहेगा। किसी को बात करनी नहीं आती है बट एटीट्यूड राइट है, वो अपना काम किसी से करवा के ले लेगा। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी, द रॉन्ग एटीट्यूड। अब अगर एक बंदे का सब सही है, हाथ पैर भी सही है, आंखें भी सर है सही है, कान भी सही है, नाक भी सही है, सब सही है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रहा, कहां प्रॉब्लम है, कहां प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम एटीट्यूड में है। आप देखिए कई ऐसे एग्जाम्पल्स है, यानी मैं आपको बताऊं, दुनिया का एक बहुत मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर है, उसका नाम निक निक नाम है उसका। यानी उसके प्रोग्राम के लिए क्रिकेट फुटबॉल स्टेडियम भी भर जाता, इतनी ऑडियंस आती। और आपको पता है कैसा है वो, उसके दोनों हाथ नहीं है और दोनों पैर भी नहीं है उसके, आपने देखा होगा उसको। यानी उसका सिर्फ कमर से लेके तो शोल्डर इतना ही शरीर है। अब अगर वो रोते बैठता तो मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे हाथ नहीं, मेरे पैर नहीं, तो उसका राइट क्या है, एटीट्यूड राइट है उसका। उसी तरह एक माउंटेनियर है, अरुणिमा सिन्हा, नाम सुना होगा आपने। यानी माउंट एवरेस्ट पे जाना मतलब अच्छे हट्टे कट्टे भी नहीं जा सकते माउंट एवरेस्ट पर। उसके दोनों पैर कटने के बाद वो माउंट एवरेस्ट चढ़कर आई है, तो क्या उसको डिसेबल बोलेंगे? वो डिसेबल नहीं है, वो भले ही उसके पैर नहीं है बट उसका एटीट्यूड राइट है। सो व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डिसेबिलिटी, रॉन्ग एटीट्यूड सबसे बड़ी अपाहिजता है। और रॉन्ग एटीट्यूड को नुकसान सिर्फ उस एक इंसान को नहीं है, उससे जितने लोग जुड़े हैं सबको तकलीफ है ना। याद करो, कोई एक आदि याद आएंगे आपको, है ना। यानी मैं बहुत अच्छा हूं, मेरे साथ वाला, और उसकी वजह से मुझे भी तकलीफ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, एटीट्यूड, ठीक है। तो यहां पे एटीट्यूड समझना इसलिए जरूरी है बिकॉज सबसे बड़ी डिसेबिलिटी है रॉन्ग एटीट्यूड, ठीक है। और इसीलिए तो देखिए हमारे पास अक्सर जो कहावत चलती है वो सुन के बड़ी तकलीफ भी होती है, पढ़ा लिखा जाहिल, है ना, सुना है ना आपने, पढ़ा लिखा जाहिल। मुझे बताइए, उस इंसान ने इतना पढ़ने के बाद भी अगर उसका बिहेवियर गलत है तो उसमें पढ़ाई का कोई दोष नहीं, पढ़ाई का दोष नहीं है उसमें, लेकिन बोलने वालों के लिए बहाना मिल जाता है ना, क्या कर लिए तुमने इतना पढ़ के। ये भी बड़ा कॉमन है हमारे पास। हमारे पास बच्चों को जो नहीं पढ़ाया जा रहा है उसकी सबसे बड़ी रीजन बताता हूं मैं आपको, जो कम पढ़े लिखे हैं कहीं ना कहीं उनका एटीट्यूड बड़ा डायनामिक है।
और पढ़ लिख कर हमने एटीट्यूड को लिमिटेड करके रखा है। तो फिर लोगों को बोलने को मिल जाता है, देखो ये पढ़ा लिखा रिक्शा चला रहा और वो भंगार वाला बिल्डिंग बनाया उसने। ये बड़ी एग्जांपल्स है हमारे पास। तो इसमें पढ़ाई का दोष नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ उस स्टूडेंट को एटीट्यूड भी राइट करने की जरूरत थी। मैं कई ऐसे रिक्शे वाले जानता हूं जो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। मैं कई ऐसे एमबीए, एमएससी, एमकॉम करने के बाद चाय के होटल डाल के बैठे हुए। इसमें एजुकेशन का कहां दोष है? एजुकेशन बहुत लिया उन्होंने, सिर्फ एक चीज रह गई और वो था कि टाइम के साथ एटीट्यूड बदलना जरूरी था। तो यहां जो आजकल हमारे पास होता ना कि देखो इन्होंने पढ़ के क्या कर लिया और इन्होंने पढ़ के क्या कर लिया, तो उसमें उस पढ़ाई का कोई दोष नहीं है। उस बंदे को जिस वक्त जो एटीट्यूड अडॉप्ट करने की जरूरत थी वो उसने नहीं किया। ठीक है, सो व्हाट इज एटीट्यूड? बेसिकली जैसा सर ने भी कहा, 3 थिंग्स इज एटीट्यूड। फर्स्ट, हाउ डू आई कैरी माई सेल्फ? मैं अपने आप को कैसे कैरी करता हूं किसी भी सिचुएशन में, मैं अपने आप को कैसे कैरी करता हूं। दूसरा, हाउ डू आई डील विथ अदर्स? मैं दूसरों से कैसे डील करता हूं। और तीसरा, हाउ डू आई हैंडल अ सिचुएशन? किसी भी सिचुएशन में मैं कैसे बिहेव करता हूं, मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूं। इन 3 चीजों का नाम है एटीट्यूड। और एटीट्यूड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है जो दिखता है। एटीट्यूड इज ऑब्जर्व थ्रू योर बिहेवियर। एटीट्यूड आपके बिहेवियर से पता चलता है। ठीक है, तो एटीट्यूड कोई फिजिकल ऑर्गन नहीं है, जैसे कि हार्ट है, किडनी है, ऐसा कोई ऑर्गन थोड़ी है एटीट्यूड। ये तो एक डेवलप सिस्टम है जो हम डेवलप कर लेते हैं। यानी मैंने ऐसे डेवलप किया तो मेरा एटीट्यूड ऐसे, आपने ऐसे डेवलप किया आपका ऐसे। ठीक है, बट द गुड न्यूज इज इट कैन बी चेंज्ड, इट कैन बी चेंज्ड। ठीक है, ये फिजिकल ऑर्गन की तरह नहीं है ना, कि भाई मेरा ब्रेन खराब है तो ब्रेन आप बदल नहीं सकते। हाँ, एटीट्यूड बदल सकते हैं। ठीक है, सो एटीट्यूड इज डेवलप्ड। ठीक है, तो एटीट्यूड बनता कैसे, अब उस प्रोसेस पे हम बात करेंगे। तो देखिए, एटीट्यूड आइडेंटिफाई कैसे हो रहा है? जैसे मैंने कहा ना कि बिहेवियर से, किसी के बिहेवियर से पता चलता है कि इसका एटीट्यूड ऐसा है। ठीक है, अब वो बिहेवियर कहां से आता है? जैसे मैं ऐसे बिहेव कर रहा हूं तो ये बिहेवियर का रीजन क्या है? प्रैक्टिस क्यों कर रहा हूं? उससे पहले क्या है? एटमॉस्फियर, सराउंडिंग। मैंने अपने आप को उस सराउंडिंग में लाया क्यों? मुझे कैसे पता चला इसमें मेरा फायदा है? पैदा हुए बच्चे का। हाँ हाँ, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि हम जब पैदा होते हैं तो हम लेकर के आते हैं, है ना, तो हम एक जिस्म लेकर आते हैं। ठीक है, और कुछ जो आदतें होती है ना, जो साइंस प्रूफ दैट 2% जेनेटिकल कुछ चीजें पेरेंट्स की बच्चों में आती है, बट 2%, 2%, उससे ज्यादा नहीं। अदरवाइज एवरीथिंग वी लर्न इन द एनवायरमेंट। जैसे हम कहते हैं ना कि नथिंग इज बाय बर्थ, नथिंग इज बाय बर्थ, यानी कोई सक्सेसफुल है तो बाय बर्थ नहीं है, और कोई फेलियर है तो बाय बर्थ नहीं है। ठीक है, कोई बहुत इंटेलिजेंट है तो बाय बर्थ नहीं है। कोई डॉक्टर लिख के दे सकता है क्या ये बच्चा बहुत इंटेलिजेंट रहेगा? लिख के दे सकता है कोई डॉक्टर? कोई डॉक्टर लिख के दे सकता है ये बच्चा बहुत बुद्धू रहेगा? देखिए 2% मैं कह रहा हूं जेनेटिकल 2% है। ठीक है, जैसा फॉर एग्जांपल भाई मेरे फादर को बहुत गुस्सा आता था, ठीक है, तब उनके गुस्से वाले बिहेवियर के 2% सिम्टम्स मेरे में हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा एनवायरनमेंट बहुत खुश मिजाज माहौल में हुआ है, मेरी परवरिश, तो अब मेरा 98% मेरे 2% पे भारी पड़ेगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
यानी मैंने कहा ना भाई, मेरे फादर का बहुत रूड बिहेवियर था, तो हो सकता है जेनेटिकल 2% मेरे अंदर आ जाए, लेकिन जो बाहर आने के बाद जो इन्वायरमेंट है, अगर मुझे वो इन्वायरमेंट नहीं मिला, उसके उसके अपोजिट कोई दूसरा इन्वायरमेंट मिला, तो अब ज्यादातर डोमिनेशन मेरा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके मुताबिक होगा। ठीक है, तो जेनेटिकल होता है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, यानी आप देखो कि एक ही घर में अगर 4 बच्चे हैं, तो चारों का बिहेवियर अपने फादर से नहीं मिलता, चारों की सोच फादर से नहीं मिलती। ठीक है, हाँ एक आध होता है जो थोड़ा बहुत अपने है ना वालिद की तरह होता है। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये बाकी 3 का क्यों नहीं है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्होंने अपना इन्वायरमेंट खुद चूज किया, इसका फ्रेंड ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, उसका फ्रेंड ऐसा है इसलिए ये ऐसा है, इसका फ्रेंड ऐसा है इसलिए ये ऐसा है। ठीक है, तो जेनेटिकल 2% है। ठीक है, बाकी एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देखिए मैं कह रहा था कि बिहेवियर कहां से आता है। बिहेवियर से पहले होता है इमोशन। इमोशन, ठीक है, और इमोशन से पहले होता है इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन मींस थिंकिंग। ठीक है, तो मेरा बिहेवियर जब आप देखोगे तो आप कहोगे ये सर का ऐसा एटीट्यूड है। ठीक है, लेकिन वो बिहेवियर कहां से आया? उससे पहले एक इमोशन आए जिसने मुझे वो करने पे मोटिवेट किया, इंकरेज किया, पुश किया। ठीक है, और वो इमोशन किसने डेवलप किए? मेरे इवैल्यूएशन ने। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं आज यहां खड़ा हूं और मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? जैसे आफरीन मैम ने कॉल किया कि सर ऐसा प्रोग्राम है, तो सबसे पहले मैंने इवैल्यूएट किया, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्या आया? इवैल्यूएशन। ठीक है, अब इवैल्यूएशन मतलब थिंकिंग। सबसे पहले क्या आई? थिंकिंग, कि यहां आना चाहिए, बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, थिंकिंग आई। ठीक है, अब सिर्फ थिंकिंग काफी नहीं होती है एक्शन के लिए। देखिए यहां थिंकिंग है और यहां एक्शन है। ठीक है, मैं क्वेश्चन है आपसे, जितनी बातें हम सोचते हैं उतनी सारी बातें एक्शन में कन्वर्ट होती है क्या? होती है? नहीं होती। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे वी रिसीव मोर देन 60,000 थॉट्स एवरी डे। 60,000 थॉट्स। क्या सारे थॉट्स एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं? नहीं हो रहे। फिर जो एक्शन में कन्वर्ट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि थिंकिंग और एक्शन के बीच में है इमोशन। वही थॉट एक्शन में कन्वर्ट होती है जिसको सफिशिएंट इमोशन का सपोर्ट मिलता है। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जैसे एग्जांपल के तौर पे, जैसे मिसाल के तौर पे कोई आपको, किसी को देखकर आपको रोज गुस्सा आ रहा है ना? किसी को देखकर आपको रोज गुस्सा आता है, ये ऐसा है वो ऐसा है, देख आ गई, अब ऐसा करेगी वैसा करेगी, यानी आप रोज चिढ़ रहे हो उसके ऊपर देख देख कर। ठीक है, लेकिन रोज 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 मार रहे क्या उसको? नहीं मार रहे। रोज मार रहे क्या? नहीं मार रहे। ठीक है, देखिए उसको मार कब पड़ती है पता है? ये सोच है, आपको रोज क्या सोच आ रही है? देख ऐसे किया, अब ऐसे किया, अब ऐसे किया, अब ऐसे किया, सोच आ रही है, रोज सोच आ रही है। ठीक है, अब आपने एक दिन उसको मार दिया, तो ये मारने के लिए सिर्फ सोच काफी नहीं थी, उसके बीच में वो इमोशन भी जनरेट होने जरूरी थे। और जब सफिशिएंट इमोशन जनरेट हो गए तब वो थॉट एक्शन में कन्वर्ट हो। होता नहीं ऐसे? अब रोज थोड़ी मारते, पहले बात बंद करते, फिर मम्मी को कंप्लेन करते, और जब बहुत ज्यादा हो गया तो फिर देते। ऐसे ही होता ना? तो हो क्या रहा है? व्हेन थॉट गेट्स सफिशिएंट इमोशन देन इट इज कन्वर्टेड इनटू एक्शन। है यही? तो यहां पे एक्शन कहां से आ रहा है? एक्शन से पहले है इमोशन, और इमोशन से पहले है थिंकिंग। थिंकिंग बहुत होती रहती है हमारी, लेकिन हर थिंकिंग एक्शन में कन्वर्ट नहीं होती है। ठीक है, उसको सफिशिएंट इमोशन नहीं मिलते। ठीक है, तो यहां पे काम कहां से शुरू करना पड़ेगा? थिंकिंग। ठीक है, तो थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? तो आमतौर से जैसे कि आपका टॉपिक है पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, तो जनरली वी डोंट कॉल इट पॉजिटिव और नेगेटिव, आइदर एटीट्यूड इज हेल्पफुल और अनहेल्पफुल। या तो एटीट्यूड हेल्पफुल है या अनहेल्पफुल है। उसी तरह सोच
थिंकिंग, कोई थिंकिंग पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, या तो वो थॉट फायदा पहुंचाएगी या नुकसान पहुंचाएगी, दैट्स इट। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप कहते हो कि पॉजिटिव सोच होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, मुझे बताइए आपके सामने शेर आ गया और आपका फ्रेंड कह रहा है डर मत कुछ नहीं होता है, डर मत कुछ नहीं होता है, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है ये लेकिन अगर ये पॉजिटिव एक्सेप्ट किया आपने तो वहां पे जो सोच आएगी वो ये है कि भाग अगर जान बचानी है। अब दिखने को नेगेटिव है लेकिन हेल्पफुल है, उस सिचुएशन में क्या है, हेल्पफुल है। तो इसलिए सोच कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगी, या तो हेल्पफुल होगी या अनहेल्पफुल होगी, ठीक है। अब हैप्पीनेस है ना, जैसे आप बोलते हैं ना हैप्पीनेस पॉजिटिव है, ठीक है, लेकिन मैं बताऊं आपको हैप्पीनेस से भी नुकसान होता है ना। जैसा फॉर एग्जांपल आपके लेक्चरर ऊपर चढ़े और गिर गए और आपने जोर से हंस दिया, होता है ना, टीचर आई आपकी और टीचर गिर गई और आपको जोर से हंसी आई। अब मुझे बताइए ये हंसी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? अनहेल्पफुल बोलेंगे, अनहेल्पफुल है, उससे नुकसान होगा आपको, ठीक है। तो एटीट्यूड फॉर्मेशन में सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको एक लैंग्वेज सीखनी होगी। मैंने कहा पहले उसमें कहा ना आपको कि लैंग्वेज, वो लैंग्वेज जो आप खुद से बात करते हो। तो जब भी अपने आप से बात करो, अपने आप को बताना है कि ऐसा सोचने में फायदा कितना है और नुकसान कितना है, दैट्स इट, ठीक है। तो इसको कहते हैं न्यूरो लैंग्वेज, है ना, जो मेरा टाइटल है ना एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। सो आई टेल यू व्हाट इज न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट लैंग्वेज ऑफ माइंड, लैंग्वेज ऑफ माइंड, एंड वी ऑल हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे कि स्पोकन लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है, जैसे जो लोग महाराष्ट्र में रहते हैं वो मराठी बोलते हैं, गुजरात में रहने वाले गुजराती बोलते हैं। तो स्पोकन लैंग्वेज इज अकॉर्डिंग टू रीजन, एरिया के हिसाब से स्पोकन लैंग्वेज होती है, बट अनस्पोकन उसकी कोई लिमिट नहीं है। एक घर में चार है, चारों की अलग है ना, एक घर में चार लोग हैं और चारों की न्यूरो लैंग्वेज अलग है, ठीक है। तो यहां जरूरत इस बात की है कि वी शुड वर्क ऑन आवर न्यूरो लैंग्वेज, ठीक है, यानी थिंकिंग, जिसको आम जबान में बोलेंगे थिंकिंग, कि जब मैं सोचूं तो कैसे सोचूं, मुझे सोचना कैसे चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहां होगा क्या, सबसे पहले आएगी थिंकिंग, थिंकिंग के बाद आएगा इमोशन, और इमोशन के बाद आएगा बिहेवियर। अब देखिए, एक बार बिहेव करने से आपका एटीट्यूड नहीं बनता, ठीक है। जब आप उस एक्शन को बार बार रिपीट करते हो, ठीक है, तब वो आपकी बनती है हैबिट, ठीक है। और जो काम आप बार बार करते हो तो लोग आपको एक टैग देते हैं, आपको जज करते हैं कि इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। यानी पर्सनालिटी कैसे जज होती है, किसी ने एक बार एक काम किया तो उसकी बिना पे उसकी पर्सनालिटी जज नहीं होगी। जब एक इंसान किसी काम को बार बार करता है, उसके बेस पर हम कहते हैं ये ऐसा है। जैसा जो रोज क्लास में आके खामोश बैठ रहा है, हम उसको क्या लेवल लगाते हैं, बहुत साइलेंट है, ठीक है। और अगर एक है जो बहुत बातें करता है, तो एक बार बात करने से हमने उसको बातों नहीं बोला क्या, नहीं, हमने रोज देखा ये बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है, तब हमने क्या उसको किया, लेबल लगाया, ये बहुत बातूनी है। तो पर्सनालिटी का लेबल कैसे लगता है, when you repeat same action multiple times, that becomes your personality, ठीक है। और लोगों को दिखता क्या है, लोगों को सिर्फ आपका बिहेवियर दिखता है, लोगों को ना आपकी सोच दिखती है ना आपका एटीट्यूड दिखता है, सिर्फ दिखता है बिहेवियर। लेकिन बिहेवियर कहां से फॉर्म हो रहा है, बिहेवियर से पहले इमोशन, इमोशन से पहले थिंकिंग, ठीक है। और थिंकिंग में इंपॉर्टेंट चीज है इवैल्यूएशन, कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे इवैल्यूएट करना है, ठीक है। चलिए, अब इसमें एक और कंसेप्ट था कॉज वर्सेस इफेक्ट, ठीक है। तो कॉज और इफेक्ट क्या है, देखिए आमतौर से कहा जाता है कि कॉज डिसाइड्स इफेक्ट, है ना, कॉज डिसाइड इफेक्ट, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे कोई इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, तो इंटरव्यू में रिजेक्ट होना कॉज है और वो डिप्रेस हो गया, तो डिप्रेस होना उसका इफेक्ट, ठीक है। किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी, ये है कॉज,
और अब वो रोते बैठा है, इफेक्ट। ठीक है, मेरे पैसे गुम हो गए और अब मैं परेशान हूं, ये कॉज और ये इफेक्ट। ठीक है, तो इसको कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें जो आमतौर से हम बताते हैं कि डोंट बी एट इफेक्ट साइट, बी एट कॉज साइट। जैसे अगर आज आपको अपना इफेक्ट पसंद नहीं है, गो टू कॉज साइट एंड चेंज योर इफेक्ट। यानी इफेक्ट साइट रहकर कॉज नहीं बदल सकते आप। जैसे मिसाल के तौर पे मैं उर्दू मीडियम से हूं, फॉर एग्जांपल एक बता रहा हूं, मेरे पेरेंट्स ने मुझे उर्दू मीडियम में डाल दिया। ठीक है, और अब कॉलेज जाने के बाद मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही। ठीक है, तो वो मेरा इफेक्ट है। अब वो क्या रहा है, सब इंग्लिश बोल रहे हैं, मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आ रही, मुझे बड़ी इंबैरेसमेंट फील हो रही है। ठीक है, तो कॉज क्या था, मुझे उर्दू मीडियम में डालना, ये कॉज था। और उसका इफेक्ट क्या हुआ, अब मैं कॉलेज में इंग्लिश नहीं बोल पा रहा हूं और सब के सामने मुझे बड़ा इंबैरेस फील हो रहा है। ये है इफेक्ट। अब आपको करना ये है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर इफेक्ट, गो टू कॉज साइड एंड चेंज योर इफेक्ट। क्लास ज्वाइन करो, क्लास ज्वाइन करो, 3 महीने का कोर्स करो, 6 महीने का कोर्स करो, अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो, एंड देन अगेन कम टू कॉलेज एंड यू विल हैव अ डिफरेंट इफेक्ट। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको इफेक्ट पसंद नहीं है तो कॉज साइड जाओ, वहां कुछ करो और आप एक नया इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गया, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, कॉज, मैं डिप्रेस्ड हो गया, इफेक्ट। अभी सिचुएशन मुझे पसंद नहीं है, अब वापस मुझे कॉज साइड जाना है, एनालाइज करना है क्यों रिजेक्ट हुआ, क्या कमी है मेरे अंदर, उसको इंप्रूव किया, डेवलप किया, अपने स्किल डेवलप किए, वापस इंटरव्यू को गया, सेलेक्ट, चेंज किया ना इफेक्ट। ठीक है, सो ओनली वन स्टेटमेंट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर इफेक्ट, गो टू कॉज साइड एंड चेंज योर इफेक्ट। ठीक है, इसको एक दूसरी लैंग्वेज में ये भी कहते हैं कि जो लोग कॉज साइड होते हैं दे आर विक्टर। ठीक है, और जो इफेक्ट साइड है दे आर विक्टिम। सो यू डिसाइड व्हाट यू आर। आप अपने आप को विक्टिम मानते हो या विक्टर मानते हो? अगर आप अपने आप को विक्टिम मानते हो तो फिर कोई, यानी आपकी कंडीशन आपके हाथ में नहीं है। यू कैन नॉट चेंज योर इफेक्ट, समवन एल्स विल चेंज योर इफेक्ट। इफ यू थिंक आई कैन चेंज माई इफेक्ट, गो टू कॉज साइड, बी अ विक्टर एंड चेंज योर इफेक्ट। ठीक है, तो ये कॉज इफेक्ट बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि इससे पहले का पॉइंट क्या है हमारा, चेंज फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन। मेरे हालात बदलने की जिम्मेदारी मेरी, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं, ना मेरे पेरेंट्स जिम्मेदार है, ना मेरा स्कूल जिम्मेदार है, ना मेरा कॉलेज जिम्मेदार है, ना मेरा समाज जिम्मेदार है। सबसे बड़ा रोना था हमारा यही है ना। हमारे यहां ऐसे नहीं होता ना, तो हम भी नहीं करते। किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी ना। ठीक है, चलिए, तो ये है कॉज इफेक्ट और लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहां पे मैं लैंग्वेज का एक आपको डेमो देना चाह रहा हूं, लैंग्वेज का डेमो, कि हाउ लैंग्वेज कैन सॉल्व द प्रॉब्लम। सिर्फ लैंग्वेज चेंज करनी है, प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, सो एनी टू, आप में से कोई दो को मैं चांस दूंगा। ठीक है, कि आप यहां पर आए और सिर्फ 2 मिनट आप मेरे साथ बैठे, आपका प्रॉब्लम बताए, आई विल टॉक टू यू एंड इंशाल्लाह यू विल एग्री कि मुझे सॉल्यूशन मिल गया। हु विल कम, ओनली 2। एक्सेप्ट बायोलॉजिकल चैलेंज। हाँ, जान के खतरे के अलावा बाकी कोई भी खतरा बताइए। जान के खतरे के लिए डॉक्टर है, कोई भी, जल्दी से, ओनली 2। यस, क्विकली, सिर्फ 2 मिनट बात करेंगे हम यहां पर और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आपका सोल्यूशन मिल जाए। यस, कम ऑन, क्विक। यस गर्ल्स, यस प्लीज, कैन वी हैव अनदर चेयर प्लीज? Mubashir, take a chair. Yes, please. Yes, please. May I have pen, please? जी, आपका नाम? मंजा।
कौन सी क्लास में आप? नम्रता। नम्रा। कौन सी क्लास में आप? सेकंड ईयर। सेकेंड ईयर, माशाल्लाह जी। सो नहीं नहीं, बंद रखिए उसको बंद ही रखिए जी। सो नम्रा, अभी क्या कंडीशन है आपकी, करंट कंडीशन जो आपको पसंद नहीं है? इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी डिफिकल्टी। अच्छा, इंग्लिश इंग्लिश लैंग्वेज। अच्छा, आप क्या चाहते हो? के अच्छे से इंग्लिश बोलना है। ओके, फ्लुएंट इन इंग्लिश इंग्लिश, ठीक है। आपको किस, अच्छा, इतना ओके, वर्ड प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। क्या वजह है इसकी? आप बोलने की कोशिश करते हो लेकिन आपको बोलनी नहीं आती, क्या वजह? मदर टंग आ जाती है हमारी। मदर टंग बीच में आ जाती है। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, राइट? फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी है, ठीक है। तो मुझे बताइए, जो लोग आज अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जैसे मैं खुद उर्दू मीडियम से हूँ, बट आई एम स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, ठीक है। तो आपको क्या लगता है अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्लास करना पड़ता क्लास लगानी पड़ेगी, लगा सकते हो आप, है। यस। है ना। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कर सकते हो, यस। है ना, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग इज अ हैबिट, है ना, वो प्रैक्टिस करते करते आ जाती है, ठीक है। तो अगर दो ही चीज़ें मैं बोलूँगा, अगर आपने क्लास ज्वाइन किया और आपने क्लास पे, घर पे, अपने कॉलेज में अगर प्रैक्टिस की, तो पॉसिबल है आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है। हो सकती नहीं हो सकती? मैं आई एम ऑल्सो फ्रॉम उर्दू मीडियम, बट आई एम स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, ठीक है। तो आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है। पता कैसे चला? आपने अपने आप को जब कंपेयर किया, ठीक है, तो आपकी डिमांड ये है कि मुझे इंग्लिश अच्छी बोलनी है। तो मेरा ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिकली क्या ये पॉसिबल है ना? पॉसिबल, इम्पॉसिबल तो नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल क्या है? क्लास ज्वाइन करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपने ये दो काम बहुत सीरियसली किया, तो आपको लगता है आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है? हो सकती है, दैट्स इट। चलिए, थैंक यू। अच्छा, आप बता दीजिए आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ क्या? प्रॉब्लम सॉल्व। यस, अगेन एनीवन? ये तो एजुकेशनल है, बिहेवियर प्रॉब्लम लाई है ये तो। मीन्स इनका प्रॉब्लम ये था कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और एक बिलीव बन गया है मैं नहीं बोल सकती, है ना। ये बिलीव बन जाता है ना, जब मैंने कहा ना मैं उर्दू मीडियम से हूं और मुझे इंग्लिश नहीं आती, ये बिलीव बन गया, ठीक है। लेकिन आप उर्दू मीडियम से हो, तो ऐसे कई लोग उर्दू मीडियम से जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, इवन सो ये तो आपका मीन्स, अगर आप, मैंने जो कहा, अगर वो आप प्रैक्टिस करो, तो इंशाल्लाह 3 महीने में, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 3 महीने में आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ओके, विल